मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा मजदूर और किसान राजनीति और फ्रीडम मूवमेंट। असल में मैंने 15-16 वर्ष पहले एक बुकलेट लिखी थी। बुकलेट का एक आर्टिकल था, बड़ा आर्टिकल, और उस आर्टिकल का टाइटल था रोल ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज इन द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया 1926 टू 1931। एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में मैंने ये जो श्रमिक और कृषक पार्टियां अस्तित्व में आई उनके ऊपर बात की। जो प्रादेशिक, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है इसमें हमें नजर आता है, जहां अधिकांश जो पार्टियां हैं वे पार्टी ऊपर से बनती हैं और नीचे तक जाती हैं, लेकिन ये ऐसी पार्टियां हैं जो नीचे से बनी और ऊपर तक गई। जो मैं बात करना चाह रहा हूं आज, वो मजदूर और किसान राजनीति। वैसे तो मजदूर और किसानों का पार्टिसिपेशन बहुत पहले से ही, जब से एक्टिव कांग्रेस का मूवमेंट शुरू हुआ, तब से दिखाई देता है। और 1920 में एटक बनते समय भी लगा कि मजदूर काफी सक्रिय है, किंतु मजदूर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। गांधी जी ने उनको असहयोग आंदोलन से अलग रखा था। किंतु अब मैं जो बात कर रहा हूं, ये असहयोग आंदोलन के पश्चात का जो राजनीतिक माहौल था देश का, उसमें एक बदलते परिवेश में किस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किसान और मजदूर राजनीति का प्रवेश होता है। तो इसमें जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है, जैसा सभी को विदित है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हिंसा की वारदात हुई, जिसमें किसानों का और पुलिस की खुली मुठभेड़ हुई और किसानों की भीड़ ने पुलिस में थाने में आग लगा करके पुलिस वालों को मार दिया। उसी के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने से लेकर के और मार्च 1930, 12 मार्च 1930 जब सविनय विज्ञान आंदोलन होता है तो लगभग शुरू होता है, तो लगभग 8 वर्ष तक, 1922 से लेकर 1930 तक 8 वर्ष तक कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कोई भी जन आंदोलन, चाहे धरना हो, जुलूस हो और पिकेटिंग हो, कोई भी तरह की कोई एक्टिविटी 8 वर्ष तक कांग्रेस ने नहीं की। किंतु ये जो 8 वर्ष का काल है, ये कोई शून्य काल नहीं था। इस दौरान विभिन्न जो राजनीतिक विचारधाराएं थी, विभिन्न राजनीतिक संगठन थे और फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े काफी संगठन थे, वे अपनी सक्रियता दिखाते हैं और उनकी एक्टिविटीज हमको इन 8 वर्षों में नजर आती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक नया फैक्टर और इंडियन पॉलिटिक्स में प्रवेश कर रहा था इस समय, क्योंकि 1917 की रूस की क्रांति का प्रभाव भारत के किसान, मजदूर या कहें मेहनतकश वर्ग पर काफी था। और इसके बारे में अगर आप मेरे इसके पहले जो वीडियो देखेंगे, जैसे बिचौलिया किसान आंदोलन का वीडियो देखें या बेगू के वीडियो देखें या जो है बूंदी के वीडियो देखेंगे, उनमें आप ये पाएंगे कि उस समय इस तरह का एलिमेंट जो बोल्शेविक विचारधारा का प्रचार कर रहा था, उस किसान आंदोलन में भी दिखाई दिया। और ये अंग्रेजों की रिपोर्ट से साबित हुआ कि इस तरह की गतिविधियां इन क्षेत्रों में थी, जबकि राजस्थान तो राजनीतिक रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ था। किंतु यहाँ के किसान आंदोलनों में जब इस तरह की बात होने लगी कि यहाँ के जो किसान हैं वो बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित हैं, तो बोल्शेविक क्रांति का एक तत्व तो अभी भी मौजूद था। और संभव है कि जब 1922 में ये चौरा चौरी आंदोलन वापस लिया गया, उस समय तक कुछ क्रांतिकारी और बोल्शेविक विचारधारा के लोग इस आंदोलन में भी सम्मिलित रहे हों। और जब कांग्रेस को ये लगने लगा कि ये आंदोलन उनके हाथ से, ठीक है, दो बातें इसमें, गांधी जी कहते थे हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा हुई तो अपवित्र हो गया आंदोलन, इसलिए उन्होंने वापस लेने की बात की। किंतु साथ में ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की अपनी लिमिट थी, वो उस लिमिट तक ही आंदोलन करना चाहती थी। और जब आंदोलन उनके हाथ से निकलने लगा तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो हम इस तत्व को भी शामिल करके चलेंगे कि उस समय, आज कुछ नहीं है, बोल्शेविक का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका अपना एक इम्पैक्ट था। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जो असहयोग आंदोलन अचानक वापस लिया गया, कारण चाहे कितने भी जायज रहे हों, किंतु उनसे
खास तौर पर युवा और क्रांतिकारी जो तत्व थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत ही, वे संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस की नीतियों से, क्योंकि वे इस आंदोलन को रोकना उचित नहीं मान रहे थे। दूसरा, जो मैंने अभी कहा कि बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव नौजवानों पर या जो एनलाइटेंड लोग थे उनके ऊपर था। वे कांग्रेस में रहते हुए ही उस विचारधारा को एक प्रभावी विचारधारा के रूप में अपना करके अपने आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। उनकी समझ ये थी, ये जो युवा वर्ग है, क्रांतिकारी बन रहे हैं या बोल्शेविक प्रभाव वाले हैं, उनकी समझ ये थी कि कांग्रेस जो है वो खास तौर पर धनाढ्यों के हितों के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि श्रमिक, किसान और निम्न मध्यम वर्ग उन उपेक्षित है। इनके ऊपर कांग्रेस का ध्यान नहीं है, यह समझ इन लोगों की थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, उस आर्थिक संकट से जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो मजदूर, किसान और निचले तबके के लोग थे जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। तो ये जो पोस्ट वार जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो दिखाई देने लगा था, और उसकी वजह से भी असंतोष युवा क्रांतिकारियों में बढ़ रहा था। इसके अलावा जो प्रथम विश्व युद्ध जिस ढंग से हुआ, उसने साम्राज्यवाद का भद्दा और अमानवीय चेहरा उजागर कर दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कोई जनहित में नहीं लड़ा गया था, न कोई क्रांति के लिए, कोई परिवर्तन के लिए लड़ा गया, बल्कि वे साम्राज्यवादी हितों के लिए लड़ा गया, जिससे बहुत बड़ी बर्बादी हुई। तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम विश्व युद्ध के रिएक्शन में जो असंतोष भारत में उत्पन्न हुआ कि हमारा तो इसको मतलब नहीं था इस युद्ध से, हमारा तो और हमें तो इससे नुकसान ही हुआ, क्योंकि इसमें जो ब्रिटिश कैंप जीता, तो जिस ब्रिटिश कैंप से वी वर एक्सपेक्टिंग मैनी कंसेशंस व्हिच वर नॉट गिवन, रादर द कोएर्सिव पॉलिसीज वर इम्पोज्ड, और नए नए जो कानून थे, दमनात्मक कानून, वो लागू कर दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये जो असंतोष है ये और बढ़ने लगा, और जब असहयोग आंदोलन को जो अचानक वापस लिया गया, इससे क्रांतिकारी, प्रगतिशील और वामपंथी जो तत्व विरोधी कांग्रेस थे वो निराशा की ओर जाने लगे। इसी दौरान आप देखते हैं कि नौजवान भारत सभा की स्थापना होती है, यूथ लीग कई जगह पे स्थापित हुई। इसके अलावा नौजवान सभा के अलावा रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1923-24 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1923-24 में ही गठित हो गई थी, और उसका जो आगे के कार्यक्रम हम देखते हैं, वो जो मैंने एक वीडियो इसके पहले जारी किया था काकोरी कांड के ऊपर, तो काकोरी कांड को जो अंजाम दिया वो रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने किया था। तो जो रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले थे वो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे ही नहीं, उनका संगठन अलग से था, किंतु भारी संख्या में अन्य तत्व भी थे जो कांग्रेस के अंतर्गत तो थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे। तो किसान और मजदूर और जो निचले तबके के लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न थे, वे एकताबद्ध कायम होकर के और अपने एक राजनीतिक एकता स्थापित करने की तैयारी करने लगे। तो अब मैं जो बात कर रहा हूं वो यह है कि जहां 1922 से 1930 के बीच 8 वर्ष में कांग्रेस ने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिया जिससे हम कहें भी आजादी की लड़ाई का ये आंदोलन उन्होंने चलाया। और कांग्रेस में अंदर भी कई तरह, क्योंकि वो स्वराज दल अलग से पैदा हो गया, वो एक अलग प्रकरण है, उस पर कभी फिर से बात करेंगे। अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो किस तरह से किसान और मजदूर राजनीति का उदय होने लगता है, उसके बारे में बातचीत होने लगती है, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो जो मजदूर किसान राजनीति का जो उदय हुआ है, इसका सबसे पहला प्रयास मद्रास प्रांत में मलयपुरम सिंगरावेलु चेट्टियार ने किया। ये लंबा नाम है, जिनको सिंगरावेलु चेट्टियार या सेट्टियार भी लिखते हैं कुछ जगह, चेट्टियार ने किया। उनका पूरा नाम था मलयापुरम सिंगरावेलु चेट्टियार, और इसको शॉर्ट फॉर्म नाम में जानते हैं सिंगरावेलु चेट्टियार। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूर और किसान दल का गठन बोल्शेविक लाइंस पर, बोल्शेविक पद्धति पर किसान और मजदूरों का एक संगठन करने का प्रयास किया। और 1922 में जब कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1922 का, क्योंकि ये गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में हो रहा है और फरवरी 1922 में कांग्रेस आंदोलन को वापस ले चुकी है। तो इस सम्मेलन में भारी गहमा गहमी थी, और इस गहमा गहमी के बीच में भी देखते हैं, जहां एटक 1920 में स्थापित हो गया था, किंतु 1922 के बाद हम देखते हैं एटक
की सक्रियता कुछ कुछ नजर आने लगती है। और वही ये जो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ है दिसंबर 1922 में, वहां सिंगरावेलु चेट्टियार ने अपने आप को कम्युनिस्ट घोषित किया कि मैं कम्युनिस्ट हूं और कांग्रेस का मेंबर हूं। उन्होंने गया अधिवेशन में साम्यवाद की एक शक्तिशाली उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में वकालत की। उन्होंने कहा कि ये जो है 20वीं सदी की सबसे ज्यादा विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने वाली विचारधारा है और हमें इसे अपना करके इसको हमें भी अपनाना चाहिए, मतलब कांग्रेस को। इस तरह की बात उन्होंने रखी। अपने भाषण में उसने भारत की पूर्ण आजादी, क्योंकि पूर्ण आजादी की बात अभी तक नहीं आ रही है, तो असहयोग आंदोलन तक तो हम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। जो पूर्ण आजादी की बात है ये तो 1929 में जाकर के लाहौर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित होता है। तो ये जो 1929 का लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव है उसकी बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि 1922 में ही सिंगरावेलु चेट्टियार ने पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज की मांग की और उन्होंने कहा कि हम पूर्ण स्वराज का समर्थन करते हैं और उसके लिए मेहनत कश लोगों को पूंजीवाद और जमींदारी उन्मूलन के लिए आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि वो आजादी तभी आएगी जब पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा या सामंती प्रथा को का उन्मूलन हो। तो इन्होंने बड़ी क्रांतिकारी बात गया सम्मेलन में की, जिससे लोग प्रभावित भी हुए और इन्होंने अप्रैल 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की और इसका एक घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस और स्वराज पार्टी को पूंजीवादी संस्था बताकर आलोचना की और इनकी गतिविधियां मजदूर किसान के हित में नहीं है, ये भी उन्होंने घोषणा पत्र में कहा। लेकिन जब 1923 में उन्होंने लेबर एंड किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के लिए घोषणा पत्र जारी किया तो उसका जिस तरह रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिला, किंतु इन्होंने अपनी गतिविधियों में और तेजी शुरू करी और फाइनली 1 मई 1923 को, अप्रैल 1923 में प्रारंभ में ये उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया और 1 मई 1923 को उन्होंने फाइनली जो अपनी पार्टी का नाम रखा लेबर एंड किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, लेबर एंड किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1 मई 1923 को सिंगरावेलु चेट्टियार ने इसकी घोषणा की और साथ ही उन्होंने लेबर किसान गजट एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया और दिसंबर 1923 में प्रकाशित आरंभ किया और उसमें ये अपने कार्यक्रमों को प्रचारित करके लोगों को संगठित करने लगे। उसने भारत में मई दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1923 को की, जो मई दिवस आज भी मनाया जाता है। इस मई दिवस की हिंदुस्तान में शुरुआत ये सिंगरावेलु चेट्टियार ने की, जिसने 1 मई को जब अपनी लेबर एंड किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की उसी दिन जो है ये मई दिवस भी मनाया गया। सिंगरावेलु ने लेबर एंड किसान पार्टी को फिर उसके बावजूद भी उन्होंने बनाई, उसके बाद भी इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की मजदूर किसान विंग के रूप में काम करने की योजना बनाई। आप ये देखें कि वो किस तरह से एक रेवोल्यूशनरी कार्यक्रम लेके आ रहे हैं और उसके बाद वो किस तरीके से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ही वाज नॉट इन ए पोजीशन टू रन ए रेवोल्यूशनरी पार्टी, सो ही टुक द हेल्प ऑफ कांग्रेस। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी पार्टी है लेबर एंड किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, यह कांग्रेस के लेबर और किसान विंग के रूप में, लेबर और किसान मोर्चे के रूप में काम करेगी। तो इस तरह से उन्होंने इस योजना को, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत की। सिंगरावेलु ने कांग्रेस में वामपंथी तत्वों को संगठित करने की एक नई प्रवृत्ति, एक नया ट्रेंड डेवलप करने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि इसके पहले किसान मजदूर की अलग से कोई बात नहीं हो पा रही थी। किंतु जब इन्होंने लेबर और किसान पार्टी हिंदुस्तान की घोषणा करके कांग्रेस के अंतर्गत ही, वो बात अलग है, अनेक संगठन खड़े हुए जो कांग्रेस के सहयोगी के रूप में खड़े हुए, कि कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी का कोई व्यू इसके ऊपर नहीं था कि वेदर दे एक्सेप्ट दिस और इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये माना गया कि कांग्रेस का संगठन है। तो इससे ये हुआ कि विद इन दी कांग्रेस जो ये क्रांतिकारी और ये जो लिबरल किस्म के वामपंथी तत्व थे जो किसान मजदूर की राजनीति की बात कर रहे थे, वो संगठित होने लगे। तो विद इन दी कांग्रेस एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों की एकता कायम होने लगी। किंतु राजनीतिक कार्यकर्ता और जन समर्थन के
अभाव में ये लंबे समय तक इनका कार्यक्रम नहीं चल पाया। इसका कारण ये था कि ये जो सिंगरावेलु हैं ये बहुत ही हार्डलाइनर थे। ये हार्डलाइनर मतलब बहुत ही फंडामेंटलिस्ट कम्युनिस्ट। लेकिन ये चीज चलने की संभावना नहीं थी, क्योंकि बोल्शेविक मार्ग पर कार्य करना के लिए अभी तक भारत में वातावरण अनुकूल नहीं था। क्योंकि जब तक एक रेवोल्यूशनरी पार्टी के प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाकर उनको लामबंद करके एक उनमें कायम न की जाए, तब तक इस तरह के हार्ड लाइन प्रोग्राम नहीं चल सकते थे, लिबरल प्रोग्राम ही चल सकते थे। इसलिए अनुकूल वातावरण में नहीं था। और ये भी उस संगठन की प्रगति से स्वयं सिंगरावेलु भी संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जैसा कहते हैं, कानपुर में हुआ। उसमें ये लेबर और किसान पार्टी को ऑफ हिंदुस्तान को सिंगरावेलु ने स्वयं ही भंग कर दिया। लेकिन वो एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ गए कि विद इन दी कांग्रेस जो प्रोग्रेसिव और रेवोल्यूशनरी और लेफ्टिस्ट जो लोग थे वो एकताबद्ध होने लगे। और 1925 के बाद क्या हुआ, क्योंकि इसी दौरान आप जानते हैं कि 1924-25 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसको लेकर भी बड़ा विवाद सा है। कुछ लोग तो कहते हैं इसकी स्थापना तो एम.एन. रॉय ने मॉस्को में कर दी थी, कुछ लोग कहते हैं ये कानपुर की में हुई। लेकिन ये कहीं बहुत ज्यादा सामने नहीं आ पाई। कारण ये हुआ कि इसके बाद ये जो कानपुर आगे जो इनका कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने के लिए एक तो कानपुर षड्यंत्र केस और दूसरा बाद में मेरठ षड्यंत्र केस लगा दिए गए, तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का जो कार्यक्रम है वो अलग राह पर चलता रहा। और अभी भी जो लोग अपने आप को कम्युनिस्ट मानते थे, वे कम्युनिस्ट पार्टी की खुली घोषणा नहीं कर सकते थे। वो चाहते थे कांग्रेस के कवर में, कांग्रेस के आड़ में ही हम अपने किसान मजदूर राजनीति को आगे बढ़ाएं। तो ये जो मद्रास प्रांत में ये जो इन्होंने एक प्रयास किया, उस प्रयास का ये परिणाम था सिंगरावेलु चेट्टियार के प्रयास का, कि उसकी वजह से एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर प्रगतिशील तत्वों की एक्सेप्टेंस बढ़ी, स्वीकार्यता बढ़ी। तो वहां जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम जो है प्रगतिशील हैं, वामपंथी हैं, या इस तरह की बातें शुरू की। इस मामले में हम कहते हैं एक नई सोच शुरू करने में ये इनका चेट्टियार का एक बहुत बड़ा योगदान है। किंतु वो लंबे समय नहीं चल पाया और इनकी जो पार्टी थी लेबर और किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। और इसके डिसॉल्व होने के साथ ही जो उन्होंने मजदूर किसान गजेट शुरू किया था, अपना समाचार पत्र, वह भी बंद हो गया। इसी तरह की एक कोशिश बंबई प्रांत में चल रही थी। बंबई प्रांत में बहुत पहले से ही एक बहुत बड़ा नाम जो कम्युनिस्ट आंदोलन में रहा बाद में, श्रीपाद अमृत डांगे, S.A. डांगे, उस डांगे के ने अपने प्रयासों से वो लगे हुए थे और वो एम.एन. रॉय के प्रभाव में थे। और एम.एन. रॉय के प्रभाव में वे कम्युनिस्ट आंदोलन को यहाँ स्थापित करना चाहते थे, किंतु उसकी अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण वो अपने स्तर पर अगस्त 1922 से बंबई में अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र निकालने लगे थे, जिसका नाम था सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट नाम का ये अखबार काफी लोकप्रिय था और इसे भारत में पहला मार्क्सवादी समाचार पत्र भी कहा जा सकता है। तो 16 सितंबर 1922 को सोशलिस्ट के अंक में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशलिस्ट लेबर पार्टी के गठन का प्रस्ताव किया। ये जो अपना जनरल निकाल रहे थे सोशलिस्ट, S.A. डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, तो ऐसे डांगे जो जनरल निकाल रहे थे, उस जर्नल को वो एक ऐसा जरिया बन गया था, उसके माध्यम से जो किसान मजदूर की राजनीति करने वाले लोग थे बंबई प्रांत में, वो एकत्रित होने लगे थे। और इन्होंने 1922 के जो अपना इनका सोशलिस्ट का अंक था, उसमें एक बड़ा लेख लिखा, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशलिस्ट लेबर पार्टी, एक सोशलिस्ट लेबर पार्टी कांग्रेस के झंडे तले गठित हो, इसका प्रस्ताव रखा। ऐसे डांगे के अंततः ऐसे डांगे, S.B. घाटे, के जोगलेकर और R.S. निम्बकार ने 1923 में बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना की। और कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना जो है, मतलब कांग्रेस के अंतर्गत ही कांग्रेस लेबर पार्टी बनी। और इसने जो अपना कार्यक्रम खास तौर पर बंबई जो मिल मजदूरों का
एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। इस समय तक तेजी के साथ बढ़ रहा था वो आगे। तो यहाँ जो है उन्होंने अपना ये कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना करके लेबर क्लास को कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठा करने की बात की। तो इस तरह के ये शुरुआती प्रयास डांगे का और एक ये जो है आपके चेटियार का, इनका जो सिंगावेलू चेटियार, इनका जो प्रयास था, इससे कांग्रेस में किसान और मजदूर राजनीति की एक पहचान बनने लगी और इस कॉज को सपोर्ट करने वाले लोग जो है संगठित होने लगे। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि प्राथमिक तौर पर ये जो 1922 से प्रक्रिया शुरू हुई गया अधिवेशन से लेकर के, और हम देखते 1923 तक एक स्थिति आई कि 1923 में ही जहां मद्रास प्रांत में ये लेबर एंड किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान का गठन हुआ, वहीं 1923 में बॉम्बे में कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना, मतलब कांग्रेस के अंतर्गत ही एक तरह से स्थापना इन्होंने की। तो इस तरह से ये दो ऐसे लीडिंग एक्टिविटी थी जिससे हम देखते हैं कि आगे जो है मजदूर किसान राजनीति किस तरह से फ्रीडम मूवमेंट में अपनी एक इफेक्टिव जो रोल है, एक प्रभावी भूमिका है, वो निभाने की स्थिति में आती है। तो आगे इसी क्रम में मेरा प्रयास है कि लगातार मैं इस पर 1931-32 तक ये लेबर किसान पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोज बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में तो इतना कैनवास है इस पूरी आंदोलन का, उसे एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जो चोरी चोरा की घटना के बाद जो कांग्रेस ने आंदोलन वापस लिया, उसके बाद से कोई डलनेस मूवमेंट में दिखाई नहीं देती, बल्कि जो क्रांतिकारी वामपंथी और प्रगतिशील तत्व थे वे सक्रिय होकर के, संगठित होकर के जनता के सामने एक क्रांतिकारी कार्यक्रम लाने के कोशिश करने लगे थे, और एक जो उभरता हुआ लेबर क्लास था उसकी भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण रही। नमस्कार।